हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं इससे पहले भी आपको राजस्थान जीके की और साथ साथ में साइंस की क्लासेस भी इसी चैनल पे करवा रहा हूँ, तो आप अच्छे से देखिएगा। जो कि पशु परिचय की दृष्टि से और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थानी संस्कृति में बडार से क्या तात्पर्य है। आज अपनी क्लास का टॉपिक रहेगा रीति रिवाज व सामाजिक में जो समाज में जो कुरीतियां फैली थी राजस्थान के अंदर, उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो राजस्थानी संस्कृति में बडार से क्या तात्पर्य है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बडार किसे कहा जाता है? सामूहिक प्रतिभोज, सुबह का भोजन, रात का भोजन या नए वर्ष पर किया गया भोजन। तो इसका सही आंसर होगा सामूहिक प्रतिभोज को राजस्थानी संस्कृति में बडार कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो बडार क्या है? राजस्थानी संस्कृति में सामूहिक प्रतिभोज को कहा जाता है। जिसे और क्या कहा जा सकता है? और इसको कहा जा सकता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित किया जाता है और उस समारोह में प्रतिभोज दिया जाता है। उस समारोह के अंदर भोजन का कार्यक्रम भी किया जाता है। उसे सामूहिक प्रतिभोज कहा जाता है या फिर उसे प्रतिभोज भी कहा जाता है। और इसे ही बडार कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? बडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मौसर क्या है? मौसर किसे कहते हैं? राजस्थानी संस्कृति में मौसर का मतलब क्या है? अरावली की जनजाति, इसका संबंध सती से है, मृत्यु भोज की प्रथा या एक झील का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है, मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात में उसके मतलब उसके बाद में मृत्यु का भोज किया जाता है, उसके उसके ऊपर भोज किया जाता है 12वें दिन के पश्चात। तो उसे बोला जाता है मृत्यु भोज। 12वें दिन जो भोज किया जाता है उसे बोला जाता है मृत्यु भोज कहा जाता है। इसे मौसर के अलावा और क्या क्या कहा जाता है ये भी आप याद रखिएगा। नुक्ता भी कहा जाता है इसे। इसे नुक्ता भी कहा जाता है या फिर इसे बारवां भी कहा जाता है। 12वें दिन भोजन होता है, इसी वजह से इसको बारवां भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने। मौसर को नुक्ता या बारवां भी कहा जाता है और यह व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात में किया जाने वाला भोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की रीति रिवाजों में आणो क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आणो का मतलब क्या है राजस्थान की रीति रिवाजों के अंदर? दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन या विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना या जल जुलनी एकादशी पूजन। तो इसका सही आंसर होगा विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। वापस से उसको अपने ससुराल भेजने के लिए जो दूसरी बार रस्म की जाती है उसे बोला जाता है आणो। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा नंबर, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सा जन्म से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मौसर या जड़ूला। तो इसका सही आंसर जड़ूला जो है वो जन्म से संबंधित संस्कार है। इसमें क्या कहते हैं जड़ूला के दौरान? तो जो बच्चा होता है उसके बाल उतारने का कार्य किया जाता है, जो कि काफी समय के पश्चात में जब जब से उसका जन्म होता है, जन्म से काफी समय के पश्चात में यह संस्कार किए जाने वाला संस्कार होता है, जिसे जड़ूला, मुंडन या जड़ूला भी बोला जाता है। जिसे अन्य नाम देखिएगा जड़ूला, जड़ूला, जड़ूला या मुंडन भी कहा जाता है। मुंडन भी किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे के जन्म के 2 या 3 वर्ष के पश्चात में उसको किसी तीर्थ स्थान वगैरह पर ले जाकर के उसके केश को मुंडन किया जाता है, जिसको बोला जाता है जड़ूला उतारना या जड़ूला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकनी कोथली है। चिकनी कोथली संस्कार किससे संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है या नए गृह प्रवेश की रस्म है। तो इसका सही होगा शादी की एक रस्म है। चिकनी कोथली कहाँ की रस्म है? शादी के दौरान होने वाली एक रस्म का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1833 ईस्वी में कन्यावध को किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था? कोटा, पाली, सिरोही या बारा। तो इसका सही होगा कोटा। कोटा, कोटा राज्य उस दौरान सभी जो जिले हैं पे अभी अपने उन सभी को राज्य बोला जाता था। तो आप ये याद रखिएगा कोटा राज्य ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट कौन? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन। विल्किंसन विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था और कोटा राज्य में लगाया था 1833 में।
विल्किंसन तो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए था। और जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। उनके प्रयासों के दौरान कोटा राज्य में गैर कानूनी घोषित किया गया था। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा कन्यावध कोटा, कैसे कन्या कैसे कोटा, कैसे कन्यावध कैसे कोटा। तो इसे याद रख सकते हैं। 1833 के अंदर कोटा के अंदर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर राज्य ने कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया था? यह भी पूछा जा चुका है। जयपुर राज्य में कन्यावध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया था? 1840, 1842, 1844 या 1846? तो इसका सही आंसर होगा 1844 के अंदर। 1844 के अंदर जयपुर ने इसे गैर कानूनी और दंडनीय रूप के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सती प्रथा को कहां गैर कानूनी घोषित किया गया? 1856 उदयपुर, 1848 कोटा, 1822 बूंदी या 1855 जयपुर में? तो इसका सही आंसर होगा 1822 में बूंदी में। सती प्रथा को 1822 में बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। उस दौरान बूंदी के जो राजा थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा, बूंदी के राजा थे राव विष्णु सिंह। राव विष्णु सिंह थे, जो कि 1822 में बूंदी के राजा थे और उन्होंने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सती प्रथा होती क्या है? सती प्रथा होती है पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी द्वारा उन्हीं के साथ में जल जाना। मतलब पति की चिता के साथ में पत्नी के द्वारा भी अपने आप को सती कर लेना, उसे कहा जाता था सती प्रथा। और सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? पूरे राजस्थान के अंदर। ये भी आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिए 1987 में गैर कानूनी घोषित कर दिया राजस्थान सरकार के द्वारा सती निवारण अध्यादेश ला करके। सती निवारण अध्यादेश ला करके इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, अध्यादेश ला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में ओलांदी क्या है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थानी संस्कृति में ओलांदी क्या है बताइए? राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, एक देशी खेल या नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री? तो इसका सही आंसर ओलांदी है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलांदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ालिया का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बड़ालिया से क्या तात्पर्य या फिर क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर बताइए। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भूपा जी से आशीर्वाद लेने वाला, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण या पुत्र जन्म के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्सव? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंध में मध्यस्थता करने वाला। मध्यस्थता करने वाला मतलब मिडिल मैन का जो काम करता है, मतलब लड़का व लड़की पक्ष, दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों में मिलाने का कार्य और इन दोनों पक्षों में बताने का कार्य कि भी इस लड़का लड़की किस जगह पे शादी के लिए मौजूद है, उनको मध्यस्थता करने का कार्य कहा जाता है। तो मध्यस्थता जो करने का कार्य है वो बड़ालिया के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पे ज्यादातर प्रचलित है? तो ये याद रखिएगा, दक्षिणी राजस्थान में ये प्रथा कहाँ पे है? बड़ालिया वाली प्रथा दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। और दक्षिणी राजस्थान में जनजातियों के अंदर फैली हुई ये प्रथा। दक्षिणी राजस्थान की जो जनजातियां हैं वहां पे ये प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित है। तो बड़ालिया प्रथा कहाँ की है? दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों की प्रथा है। और दो पक्षों के मध्य होने वाले विवाह संबंध में जो मध्यस्थ आदमी होता है, जो दोनों पक्षों के बीच में विवाह करवाने का कार्य करता है, उसे बोला जाता है बड़ालिया। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।